पाकिस्तान में जन्मे, कनाडा में पढ़े लिखे, लेकिन भारतीय मीडिया में लोकप्रिय तारिक फतेह। हम जानते हैं तारिक फतेह हैं कौन और हम आज उनका इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। तारिक फतेह भारत में इन दिनों टीवी पर होने वाली चर्चाओं में सबसे ज्यादा दिखने वाला चेहरा, बेलाग और बेखौफ, किसी की भी नाराजगी की न कोई परवाह और न ही सामाजिक बंदिशों का डर। कराची विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट तारिक फतेह को ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की धरती रास नहीं आई। 1970 में कराची सन से पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले तारिक फतेह ने बड़ी तेजी से खोजी पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बना ली, लेकिन जल्दी ही वो सऊदी अरब चले गए और फिर वहां से कनाडा, और यहीं से शुरू हुआ इस्लाम और पाकिस्तान पर उनकी बेलाग टिप्पणियों का सिलसिला। 2008 में तारिक फतेह की किताब चेजिंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट खूब चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने इस्लाम से जुड़े कई सवाल भी उठाए। बतौर पत्रकार कनाडा में तारिक ने 1996 से 2006 तक टोरंटो में एक टीवी शो को होस्ट किया। पाकिस्तान को एक देश नहीं बल्कि मजाक मानने वाले तारिक कहते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध अब उनसे नहीं संभलने वाला। तारिक की थ्योरी कहती है कि पाकिस्तान को यूपी और बिहार के उन नवाबों ने बनाया जो लोकतंत्र से घबराए हुए थे। ये लोग पहले नेपाल के सीमाई इलाकों में पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी तो पश्चिम की ओर भागे, और मुस्लिम लीग के कमजोर पड़ने से उन्हें ये मौका पंजाब के पश्चिमी इलाकों में मिल गया। अब हम बातचीत करते हैं तारिक फतेह साहब से। तारिक फतेह साहब, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। तारिक जी, पिछले दिनों देखा जा रहा है कि भारत में आप काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। हर मीडिया हाउस में आप दो बार बयान देते हैं, दिन भर लाइव रहते हैं। क्या लगता है, भारत पाकिस्तान में हालात इतने बदल गए हैं कि रोज इस पर चर्चा की जाए? ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो दोनों मुल्कों का मसला है। मैं तो किसी और सिलसिले में आया हुआ था हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं कि पूरी दुनिया को उससे खौफ है कि ये अनस्टेबलाइज किस्म का मुल्क है, एटम बम भी हैं, दुनिया भर के दहशतगर्द रहते हैं वहाँ। तो ये मसला तो है, वो इंडिया की बदकिस्मती के उसका पड़ोसी है वो। भारत पाकिस्तान में एक अहम हिस्सा है चीन का। चीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। चीन हमेशा अपना नज़रिया बदलता रहता है। कभी कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जहाँ भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान का साथ देता है। उसको पाकिस्तान से जो देखें, कोई भी बिजनेसमैन होगा, चीन एक मुल्क नहीं है बल्कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन गया है, जैसे IBM है या माइक्रोसॉफ्ट है। तो उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में। चीन को ये भी पता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इलीगल हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत। जो इन्होंने सड़कें बना रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरह, वो तो इंडिया का इलाका है, और अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहाँ एक दूसरा मुल्क कहाँ से आके सड़क बनाता है? तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने शुरू की है उसकी प्रोटेक्शन के लिए अब वो पाकिस्तान को पैसा देते हैं कि एक डिवीज़न पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सिर्फ चीनी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। अभी दावे खबरें आई कि 2011 में भी भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन जिंजर। उसमें भी पाकिस्तान के 2 जवानों के सर काट लिए गए थे। इसके पहले सर्जिकल ऑपरेशन की खबरें आई थी। ऐसा नहीं लगता मीडिया कहीं इस लड़ाई को लड़ रहा है? भारत और पाकिस्तान का मीडिया लड़ रहा है सेना से ज़्यादा? नहीं, ये इंडिया का मीडिया का मसला है कि या इंडिया में वो लोग जो हर चीज़ को सिनिसिज्म से देखते हैं, अरे भाई ये तो हर चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। ये भी इंडिया की अपर क्लास का सिनिसिज्म है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई हैं। ये क्रॉस बॉर्डर जाके भाग के 2 पकड़ के ले आए और उनके यहाँ से ले गए। क्रॉस बॉर्डर अगर करना होता तो कारगिल में जब हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की फ़ौज ही नहीं थी और पूरा इलाका हिंदुस्तान क्लेम करता है, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हो गए, वापस आ गए। क्या इन खबरों के बाद जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, भारतीय मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में, कहीं पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? दबाव की क्या ज़रूरत है? वो दबाव के बगैर कर रहे हैं। तो कोई दबाव था उन पे जो मुंबई पे हमला किया उन्होंने? उन पे कोई दबाव था जो लोकसभा पे अटैक किया?
या पठानकोट पे कैसे कई 100 अटैक हुए इंडिया के ऊपर, वो आप लोग सह लेते हैं, वो और मारते रहते हैं। बदले हालात के बाद आईएसआई चीफ बदलने की तैयारी चल रही है पाकिस्तान में। क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई और आ जाएगा। अली बाबा 40 चोर हैं, कोई सा भी चोर आ जाए। इन हालात में हम नवाज शरीफ को कहाँ देखते हैं? प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, कागज के प्रधानमंत्री। आदमी अच्छा है, पिकनिक मना रहा है अपना प्राइम मिनिस्टर के घर में, शेर चीतों की खालें जमा करता है, निहारियाँ खाता है, बिरयानियाँ खाता है, वो खाने दें उसे। वो सीरियस आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी है, दोस्ती वोस्ती आप कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के तो आदमी नहीं है ना वो। इमरान खान लगातार ब्लैक मनी के बहाने नवाज शरीफ पर हमला करते रहते हैं। उसका बताइए साहब, छोड़िए साहब, जाने दें। वो एक शख्स का कोई कैरेक्टर नहीं है कि वो कहाँ से निकला। वो तो क्रिकेटर ही बना फौज के अप्रूवल से 1971 में। ये तो टीम में ही नहीं होता 1970 में जो इंग्लैंड गई थी। इसकी लाइन और लेंथ ही ठीक नहीं थी, लेकिन मामू, ताया, जनरल बर्की, जनरल फलाना, जनरल, ये उसी पंजाबी फौजी ख़ानदान की औलादें हैं। इमरान जो कर रहे हैं फौज के इशारे पे कर रहे हैं। ये फैमिलीज़ हैं सर, ये पंजाबी फैमिलीज़ का वो है, हर एक का रिश्तेदार कहीं ना कहीं फिट हुआ हुआ होता है, आपस का इनका खेल है। एंड ही इज़ एन अनस्टेबल सॉर्ट ऑफ अ मैन, इज़ नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। इन हालात में जो हालात पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष में नेता, दोनों को 10 में से कितने नंबर देते हैं? आप कह रहे हैं कि वो अपोजिशन के लीडर, किसने कह दिया? उनको कौन सी ऐसी सीट है? वो बस एक खूबसूरत सा आदमी है तो आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या ANP का जिक्र करते हैं आप कभी इंडियन मीडिया पे? क्योंकि उनकी जो सीरियस पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, उनकी कवरेज होती नहीं है। नवाज शरीफ को इन हालात में अब 10 में से कितने नंबर देते हैं, क्या जो उन्होंने कंट्रोल किया है? 2-3 दे दूंगा, मतलब एक आध खैरात में भी दे सकता हूँ। मतलब 10 में 3 तो इंडिया में फेल हो जाते हैं लोग। पाकिस्तान में 33 नंबर पे पास हो जाता है। 10 में 3 तो नहीं 33 में 3rd डिवीजन आ जाती है। आतंकवादियों की बात करें तो लगातार वो पाकिस्तान में भी हमले कर रहे हैं, ऐसा नहीं केवल भारत पे कर रहे हैं। पाकिस्तान फौज के लोगों के बच्चे मारे गए अभी कुछ दिन पहले। अरे साहब, एक हो गया स्कूल में, जवाब दे, कौन सा आतंकवादी किस पे हमला कर रहा है? कराची और लाहौर से रोज बम धमाके की खबरें आती हैं। फौज के लोग कर रहे हैं ना, वो आतंकवादी नहीं है, फौज के लोग हैं। ये अभी तक यही नहीं आप लोग समझे कि फौज और आतंकवादी एक ही चीज़ है। LET के जितने रिक्रूट हैं फौजी जवान होते हैं। तालिबान के 20,000 जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर तालिबान के नाम से लड़ रहे थे। 1947 में कश्मीर पे जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी फौजी शलवार कमीज पहन के घुसाए। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले ही जो घुसे थे, सितंबर की 6 से पहले अगस्त की 25 को आना शुरू हुए थे। ये तो पुराना खेल है पाकिस्तान का। तारिक फतेह इस समस्या का क्या हल देखते हैं? अगर आपको इस समस्या हल करने का जिम्मा दिया जाए, जो लगातार भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब, इनका पानी बंद कर दें। कहें कि हिंदुओं का पानी आप तो वैसे ही नहीं पीते, हिंदुओं के हाथ से पानी बंद करने से समस्याएं कम हो जाएंगी। समस्या कम होगी। 3 महीने से अपर पंजाब में बिजली नहीं चल रही। मंगला डैम का एक जनरेटर कोलैप्स कर गया है। कभी तो होश आएगा लोगों को कि ये फौज लूट रही है सबका। जो पाकिस्तानी काम करता है आधे दिन की तनख्वाह फौज को चले जाती है उसकी। आगे पीछे जो GDP है लूट रहे हैं वो। एक ईमानदार कप्तान भी जो है वो रिटायर होता है तो ही इज़ अ मल्टी मिलियनेयर। हर प्रमोशन में 20 एकड़ ज़मीन, कर्नल बन गया, 20 एकड़ और दे दो। अभी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने अब तक कोई जंग नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों के जगह तमगे देखें तो एक से एक बढ़ते जाते हैं। कहाँ से आते हैं इतने तमगे? ये कोई डिज़ाइनर होगा, इंटीरियर डेकोरेटर, रैल्फ लॉरेन और समथिंग, कोई उससे इनकी फ़ौजों की यूनिफॉर्म बनती है। जैसे कि पाकिस्तान में जाएं तो लाइब्रेरीज़ के अंदर किताबें खोखली होती हैं, वो इनकी बेगमात वज़न के हिसाब से ख़रीदते हैं। आपको पता है 150 रुपये किलो बिकती है पाकिस्तान में किताबें, और पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, वो डेकोरेशन रैक पर सजाने के लिए। वो रैक पे वो भी कलर कोऑर्डिनेट होता है कि कर्टन का ये कलर है और फर्नीचर का ये है और कारपेट ऐसा है, तो वैसी किताबें सेट कर देती हैं वो। और ऊपर की रो में कुछ किताब नहीं होती, सिर्फ बैक होती किताबों बैक होती है। अभी बात करें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा हम न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। क्या लगता है पाकिस्तान में इतना दम है कि लड़ाई आगे बढ़ती है? तो कर भी देंगे वो। हिंदुस्तान को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो सोच है कि ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, ये हिंदुस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आई है। ये डेथ कल्ट है। आप
जीना चाहते हैं वो मौत के पुजारी हैं। भारत ने अभी बलूचिस्तान में जो है स्वायत्तता की बात को समर्थन किया है, इसमें पाकिस्तान का रुख जो है आक्रामक हो गया। आपको लगता है किस तरह से भारत को उनका समर्थन करना चाहिए? यूएनओ में बात उठानी चाहिए या सेना उठाना भेजनी चाहिए, पैसे देने चाहिए। जो अफ़गानिस्तान का बलोच एरिया है वहाँ पे बलोच जो गुरिल्लाज हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट के, बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 5-6 इंडिपेंडेंट, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स दें, उनको असलहा दें। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? ये तो इंडिया को उधार देना वापस बलूचिस्तान का, क्योंकि जब बलूचिस्तान नेहरू साहब के पास और ये मौलाना आज़ाद के पास मीर गौसबक बिज़ंजो गए कि हम वी वांट टू असीड टू इंडिया, उन्होंने खबर लीक कर दी, ऑल इंडिया रेडियो पे चल गई, वो सारा बैठ गया। एंड मौलाना आज़ाद ने कहा कि बहुत दूर हैं आपका देश, अब हम क्या करें? तो आपने जो बिट्रे किया ना सिर्फ बलोचों को, पठानों को भी, पश्तूनों को भी, आपकी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की सूबा सरहद में, आपने कहा जाओ, तो बादशाह खान ने कहा गीदड़ों के हवाले करके भाग रहे हो तुम, तो वो उधार तो देना है, कर्ज उतारने की बात ना, हमने तो लेना है अपना उधार वापस 47 में। आपने अभी कहा चाइना एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई और देश नहीं है, इस नज़रिए से आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान तो एक एक्रोनिम है। देखिए ना, मैं बार बार बात करता हूँ कि ताजिकिस्तान के लोग ताजिक होते हैं और अफ़गानिस्तान के अफ़गान होते हैं, तो पाकिस्तान के लोग क्या पाक होते हैं? इनसे ज़्यादा नापाक फ़ौज, नापाक ब्यूरोक्रेसी और दुनिया भर को दुख दर्द देने वाली इंस्टीट्यूशन आपने कभी देखी है? जिनके प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे पता नहीं है उसामा बिन लादेन कहाँ कल को फ़ौज के कैंप में मिलता है, जहाँ वो मुल्ला उमर रहता है, जहाँ एलईटी के मुजाहिदीन, हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ रहता है, सैयद सलाउद्दीन वहाँ रहता है। मतलब दुनिया का हर चोर जिस मुल्क में जलसे कर सकता हो वो मुल्क थोड़ी होता है, वो तो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है। तारिक साहब, बात करें हम अमेरिकी चुनाव की, आप कनाडा से रहते हैं, कनाडा में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ट्रंप और हिलरी। आप व्यक्तिगत रूप से किसका समर्थन करते हैं? देखिए, ये बदनसीबी है कि एक चोर और एक इंतहाई गलीज़ आदमी के बीच में मुकाबला है। एक औरत करप्ट है और एक मर्द नाअहल है। ये चुनाव ये बता रहा है कि अमेरिका की अपनी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ और डॉलर को खुदा मानने का नतीजा क्या होता है, और अमेरिका इसमें इंडियंस को समझना चाहिए कि जो सोसाइटी पैसे की इबादत करती है उसका हशर क्या होता है। आप मुझे बताइए, वो मुल्क जिसने दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें ईजाद नहीं की हैं, कितनी ग्रेट सोसाइटी, वो इन 2 नाअहल लोगों को प्रेजेंट कर सकता है चुनाव के लिए? अभी एक टेप आया है, टेप के बाद जो हिलरी कह रही हैं कि चुनाव के लायक नहीं है ट्रंप। तो उनका तो शोहर नालायक था, इस लायक नहीं था कि वो प्रेसिडेंट हो। ट्रंप तो बातें कर रहा है, क्लिंटन तो करके दिखा चुका सब कुछ, और ये उनकी बेगम थी जो उनका अपने हस्बैंड को करवाने दे रही थी सब। ये बात नहीं, देखिए इसमें आप ये सोचिए कि एक सोसाइटी को आप देखिए कि उसका हशर क्या हुआ, जहाँ हर फुटबॉल की गेम के सामने छोटी छोटी बच्चियों को आप नचवाते हैं कि फुटबॉल गेम्स चीयर लीडर जिसे कहते हैं, आपके यहाँ उसमें भी ले आए, भारतीय क्रिकेट में भी 2020 में ले आए। तो ये बेहूदगी कि औरतों को एक सेक्स सिंबल बना दिया आपने, बजाय इसके कि उसको दुर्गा का रुतबा दें या काली का दें या इंदिरा गांधी का दें जैसे सोसाइटी में। ये जो रास्ता है ये बड़ा ख़तरनाक है। अमेरिका जिस नलके को हाथ लगाता है वहाँ म्यूनसिपैलिटी आगे काट देती है उसको। आप जहाँ हाथ लगाएं अमेरिका ने वो तबाह हो जाता है मुल्क। आपने पाकिस्तान को देखा, इन्होंने 70 साल संभाला क्या? अफ़गानिस्तान, इराक, लिबिया, यमन। यमन में आज सऊदी अरेबिया निहत्ते मुसलमानों नमाज जनाजा पे बमबारी करके 150 आदमी मार देता है, कोई उफ नहीं कहता। कौन सप्लाई कर रहा है उनको? $300 बिलियन का तो बरतानिया ने टैंक बेचे हैं सऊदी अरेबिया को। तो दुनिया के जो बड़े बड़े चोर हैं वो तो अमेरिका ही संभालता है ना। इस चुनाव के बाद अमेरिका को कहाँ देखते हैं? 2 में से जैसा आपने बताया, एक चोर है और एक करप्ट है और एक का कैरेक्टर ठीक नहीं है। चुनाव के बाद पाकिस्तान, अमेरिका किन हाथों में जा रहा है? मुझे सबसे बड़ा डर है अगर क्लिंटन जीती तो उनकी चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो जमात इस्लामी की होंगी, इख्वानुल मुस्लिमीन की।
उनके हुमा आबिदीन के वालिद मोतमर आलिम इस्लामी हिंदुस्तानी मुसलमान थे, माँ उनकी पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में एक यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं, और मुस्लिम इख्वानुल मुस्लिमीन मुस्लिम ब्रदरहुड की अपर जो वो है मुस्लिम सिस्टर उसकी मेंबर हैं वो। तो अमेरिका ओबामा के तो वाइट हाउस के अंदर बैठे हुए थे पाकिस्तानी एजेंट, इसकी तो चीफ ऑफ स्टाफ होगी एजेंट। मतलब इस चुनाव के बाद जो है आतंकवाद और आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ आतंकवाद नहीं बढ़ेगा, सऊदी अरेबिया अमेरिका को चलाएगा। सऊदी अरेबिया और ट्रंप जीते हैं तो ट्रंप जीते हैं तो थोड़ा सा पागलपना होगा, बदतमीजियाँ होंगी, लेकिन ये मुझे पता है कि आईसिस ख़त्म हो जाएगा। इतनी पिटाई होगी इन लोगों की, इतना देखिए अब तक ओबामा और क्लिंटन यही नहीं कह पाए कि हमारी इस्लामिक टेररिज्म से लड़ाई है। तारिक फतेह किसके साथ है इस लड़ाई में, क्लिंटन के साथ या ट्रंप के नहीं साथ? साहब, लानत भेजता हूँ, मैं तो खुद किस्मत हूँ कि मैं कनाडा में रहता हूँ। इन दो चोरों और चक्कों को वोट देना अपने आप के साथ जाती। आप तो इससे घर बैठ के ना वोट दें, जो आएगा देखी जाएगी। मैं तो फैक्चुअल बता रहा हूँ कि दो नाअहल प्रेसिडेंट्स के अंदर से नुकसान दुनिया को ज़्यादा है क्लिंटन से। आप जो है राष्ट्रीय मामलों में धर्म को राष्ट्र ऊपर मानते हैं। भारत में भी एक ट्रिपल तलाक की बहस शुरू हुई, आप 3 दिन से हैं। कहाँ देखते हैं, किस रोल में देखते हैं जो मुस्लिम उलेमा है? मुस्लिम उलेमा ने ही तो तबाह किया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। अगर मुसलमानों के कम्युनिटी के लीडर फिलोसफर होते या प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जैसे लोग होते या सेक्युलर लोग होते, जो ये मैं कांग्रेस वाली सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहा, सेक्युलर होते कि दीन और धर्म और मज़हब का काम है मॉरल कंपस, कि आपको सच के रास्ते पे चलाए। ये नहीं है कि दंगा फसाद करके अभी वो देखिए उन्होंने कह दिया जमीयत उलमा हिंद वाले ने कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, कि मुसलमान तो सिर्फ कुरान और हदीस को मानता है। अरे कुरान को मानते हो तो कुरान की बात तो मान लो। हज सब्सिडी को लेकर भारत में कई बार विवाद हुआ है। देखिए हज सब्सिडी हराम है मुसलमानों के लिए। हज आप उस वक्त तक कर सकते हैं अगर वो आपके अपने पैसे से हो, और दूसरे से लेकर हज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी मुगल बादशाह ने हज किया, किसी सुल्तान ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, गौरी ने किया, बलबन ने किया, तुगलक ने किया, अल्तुमिश ने किया, सब ने बर्बादी की, खून किया, गर्दनें काटी इस्लाम का नाम लेके। हज पे कोई नहीं गया, क्यों? क्या सब्सिडी नहीं मिलती थी? कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात हो, जैसे ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, साथ ही भारत में कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात है। भारत में मुसलमान काफी विरोध कर रहे हैं। क्यों कौन कर रहा है? कौन वो कर रहा है? किसी आपकी, अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरी बेटी है और वो सफ़र कर रही है, तो मैं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं सपोर्ट करूँगा? भाई जिनको शरिया चाहिए चले जाएं सोमालिया, सऊदी अरेबिया, यहाँ क्यों बैठे हैं? और वो तो नाम के आगे भी सैयद लिखते हैं, नकवी और जिद। तो जब आप यही कह रहे हैं कि हम अरबों में से आए हैं, हम हिंदू, हमारे माँ बाप हिंदू नहीं थे, तो भाई जाओ जहाँ शरिया है वहाँ चले जाओ। यहाँ जब तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएंगे, जब तक हिंदुस्तानी की शहरियत की वैल्यू नहीं होगी, और वो कॉमन फैक्ट जिसमें कहता है हर इंसान बराबर है, औरत मर्द, गोरा काला, ऊपर नीचा, हर एक का एक वोट है, हर एक की यकजहती है। वो नेशन स्टेट से आती है, बादशाहतों से नहीं आती हैं, खिलाफतों से। कभी भी किसी बादशाह को किसी ने इलेक्ट नहीं किया, ना किसी खलीफे को किसी ने इलेक्ट किया, ना कोई बाबर आया यहाँ कि पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया इन्वेजन ऑफ इंडिया। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप हमेशा जो है अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए, अपनी बातों को ऊंचा रखने के लिए इस्लाम विरोधी हो जाते हैं। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में ताल्लुक ही नहीं कोई सियासत का। वो तो जब प्रॉफिट मोहम्मद को दफनाया उसी दिन इस्लाम को दफना दिया। उनकी बॉडी 18 घंटे पड़ी रही, ये आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की दाढ़ियाँ खींच रहे थे कि कौन उनका वारिस बनेगा। क्या हशर किया उनकी बेटी का? क्या मुसलमानों ने किया प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों का कि उन्हें हुसैनी ब्राह्मणों ने बचाया आके करबला में हिंदुस्तान से। राजा दाहिर एक हिंदू बादशाह ने सिंध में पनाह दी प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को। तो मैं इस्लाम के अगेंस्ट हूँ, ये इस्लाम के अगेंस्ट जो अबू सुफियान की औलादें हैं। इस्लाम और आतंकवाद, दुनिया हमेशा इन दोनों को जोड़ती रही है। क्या किया जाए कि इस्लाम और आतंकवाद को अलग अलग किया जा सके? मुल्ला का इस्लाम छोड़ के अल्लाह का इस्लाम अपना लें।
आतंकवाद खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। बार बार कुछ लोग फतवे पे, हर चीज़ पे फतवा लेने पहुंच जाते हैं, और फतवा जबकि इंडिविजुअल होता है, और फतवे के बहाने जो मुल्ला बैठे हुए हैं वो पूरे देश को कब्जा करने के चाहते हैं। दुकानें हैं, ये फतवे जो शख्स लाउड स्पीकर पे फतवा लगाता है कि हराम है, और फिर रोज़ सुबह 4 बजे 4:15 बजे पूरे हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करता है अजानें दे दे के, उठो, क्यों करता है? उसकी नीयत ही ख़राब है। आपको अजान देनी है तो आप रसूलुल्लाह की सुन्नत करें ना, आवाज़ से अजान दें। क्यों लाउड स्पीकर? इस पर आपने माइक्रोफोन के ऊपर फतवा है, घड़ी पे फतवा है, जूते पे फतवा है, ये मोटर कार पे फतवा है आपका, बंदूक पे फतवा है आपका। किस नई चीज़ पे फतवा नहीं है? यहाँ तक कि सारंगी पे फतवा है, सितार पे फतवा है, तबले पे फतवा है। तो जान छोड़े भाई, जहाँ ये सब चीज़ें सारंगी सितार नहीं है वहाँ चले जाएं। सऊदी अरेबिया, वहाँ तो दफ ही बजते हैं, वहाँ जाएं, दफ बजाएं जाके। हमारी जान को क्यों आ गए? हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो वैदिक इस्लाम है, जिसके अंदर ये 2 मज़हब ऐसे मिले कि निज़ामुद्दीन पे आज भी देखिए, वो मुसलमान जाते हैं सारे वहाँ, और ये मौलवी फतवे लगाते रहते हैं कि ये कब्र की पुजारी जा रहे हैं और ये जहन्नुम में। अरे भाई जाने दो हमें जहन्नुम में, आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? हम जाएंगे ना, आग में भड़केंगे निज़ामुद्दीन के चादर चढ़ा के। आप जाइए अपना जो सऊदी अरेबिया का काम करना है, या जाकिर नाइक के पीछे चलना है तो चलें, हम तो नहीं एतराज़ कर रहे। बात एक बार फिर पाकिस्तान की करें तो 70 के दशक के बाद पाकिस्तान में हम देखें तो खोजी पत्रकारिता खत्म हो गई है। अखबार भी जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार के हवाले से, या ये कहें कि मिलिट्री के हवाले से छपते हैं। अखबार छपते कहाँ हैं सर? 30 मिलियन की आबादी में 1 लाख अखबार अगर छपे डॉन, तो कौन पढ़ता है पाकिस्तान में अखबार सर? कौन पढ़ता है किताब पाकिस्तान में? 500 किताबें बिक जाती हैं तो कहते हैं बेस्ट सेलर। 20 करोड़ के मुल्क में 500 किताब बेस्ट सेलर। वही किताब पढ़ी जाती है जो एग्जामिनेशन के लिए होती है, MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्रेडिटेशन, ये किताबें पढ़ी जानी, टेक्स्ट बुक। बाकी तोल से, दुनिया में कहाँ आपने सुना है तोल से किताब बिकती हो? प्याज 4 रुपये किलो, किताबें 150 रुपये किलो। ये कोई टमाटर है क्या? मतलब कहें कि पत्रकारिता खत्म हो गई पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई। अब बलूचिस्तान में जाएंगे, हर बच्चा पढ़ रहा है कुछ ना कुछ। पश्तूनों में लिखत पढ़त की बहुत वो है, पढ़ते हैं हिस्ट्री, उनको अपनी ज़बान का पता है। सिंध में थोड़ी सी वो आ गई सऊदी टाइप का इस्लाम। कराची में तो ख़त्म हो गया, किसी को पता ही नहीं वो हैं कौन। दिल्ली से आए थे, सहारनपुर के हैं, किधर के हैं। अभी कराची का मेयर 4 महीने से जेल में पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। और पंजाब वैसे ही, उसने अपनी ज़बान को इलीगल कर दिया तो पढ़ेगा क्या? अब बात करें तारिक फतेह की। जी। तारिक फतेह अंतिम बार पाकिस्तान कब गए थे? मैं 2006 में शायद, वर्ल्ड सोशल फोरम था वहाँ। आपके परिवार के कौन कौन से लोग अभी पाकिस्तान अरे में रहते हैं? भाई है, बहन है, कजिन्स हैं, बहुत लोग हैं। उनसे इत्तेफाक रखते हैं, बात होती है उनसे? लड़ते हैं, वो हंसी मजाक में बात टल जाती है। भाई मेरा तबलीगी जमात का है, ऐसी बात नहीं है। भारत में आप काफ़ी लुक भी हो रहे हैं, क्या भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे आप? आपके यहाँ कानून ही नहीं अप्लाई करने के लिए साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई रास्ता ही नहीं है। किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई को कीनिया से आके एप्लीकेशन करे, को फीजी से आएगा। अरे अभी हमने अदनान सामी को दिया, वो पता नहीं क्या उसने तो चलाया। मैं तो उससे पूछता हूँ क्या तरीका है। हमने पूछा, वो बरामदा भुगती का, असाइलम का पता नहीं, तरीका कोई नहीं है। तरीका मिले तो अप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे दादा यहाँ के थे, नाना यहाँ के थे, 5000 साल से हम हिंदुस्तानी, हमें कहाँ उठा के जिला साहब के चक्कर में भेज दिया वहाँ कराची। हिंदुस्तान में कहाँ से आपके बुजुर्ग ताल्लुक रखते थे? हमारे दादा जो थे, ये हम सब हैं पंजाब में, गुजरात जो शहर है, ये आपका हिंदुस्तानी गुजरात नहीं, वहाँ से। लेकिन दादा मेरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ही वॉज अ कर्नल इन द फ्रेंच आर्मी, वो हिंदुस्तान आके यहाँ फ्रेंच कौंसल थे इन मुंबई। नाना लाहौर के और कसूर के, और हम लोग हैं नाना दादा के साइड से कन्वर्टेड हिंदूज फ्रॉम राजपूताना 1800 में।
तो बड़े ताज़ा ताज़ा मुसलमान हैं हम मतलब अभी 100-150 साल पहले हमें वो कहत पड़ा था वहाँ। हाँ, भारत में आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। भारत में आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? दिल्ली, बम्बई, जहाँ जहाँ आप जाते हो? बम्बई का मज़ा और है सर। फिर तो हमारे घर वहाँ कुछ थोड़े कनेक्शन भी हैं। मेरी वालदा और वालिद की शादी वहाँ हुई। फिल्में देखते हैं आप? देखते हैं घर में। बीवी हमारी अंतिम हिंदी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? आजकल फिल्मों को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। मैं आप यकीन करेंगे, आखिरी फिल्म मैंने जो देखी वो अभी देखी कलयुग। वो बहुत पुरानी है, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट। वो नहीं ब्लैक कलर थी। कलर थी। स्मिता पाटिल थी शायद उसमें। जी जी। बड़ी गजब की फिल्म थी और एक खूबसूरत थी। पुरानी फिल्में देख के ना खूबसूरत, वाज वेरी नाइस। ठंडे ठंडे पानी में जो। आपकी पसंदीदा हिंदी फिल्म कौन सी है? आपने 4 से 10 जो भी देखी हैं उसमें से। पसंदीदा फिल्म में अब भी कलयुग में हिल गया था देख के। अभी बात हुई है भारत पाकिस्तान के कलाकारों की। पाकिस्तान के कलाकार आकर काम करते हैं, एमएनएस के दबाव में वापस चले हैं। कुछ भारतीय कलाकार उनके समर्थन में आए। अच्छी बात है, प्रोफेशनल वो होती है, लेकिन नादान हैं हिंदुस्तानी अदाकार। देखिए जनरली इंडियन जो है वो गुड फेथ में बात करता है। मैंने नहीं देखा वो हेट्रेड जो मैं पाकिस्तान में देखता हूँ हिंदुओं के अगेंस्ट। और फिर जब वो हिंदुओं से मिलते हैं तो कहते हैं नहीं कोई हेट्रेड नहीं, तो उसमें झूठ का फैक्टर भी आता है। पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान आ ही नहीं सकता आईएसआई की क्लियरेंस के बगैर। मतलब जो लोग आ रहे हैं अभी उनको भी आईएसआई की क्लियरेंस है कि वो आ जाओ? बिल्कुल, ऐसे थोड़ी कोई हिंदुस्तान आता है। एमएनएस के दबाव के बाद शाहरुख ने अपनी हीरोइन बदल दी है। शाहरुख प्रो पाकिस्तान माने जाते हैं इंडिया में। जो अच्छा यार, बड़ा यार ऐसी कैसी बात है। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आमिर खान और ये सलमान मुझे बड़े पसंद हैं। लेकिन देखें, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं एक्टर्स को फिलोसफर बनना? ये एक्टर हैं। नहीं तो पॉलिटिकल मसलों पर आकर राय तो वही क्यों देते हैं। बोलते हैं राय भाई? ये कैसे कोई कल को आप हॉलीवुड पैकर से कहेंगे बता तो क्या करना चाहते हो, कार्टून कैरेक्टर है। ये तो एक्टर हैं, एक्टिंग के पैसे लेते हैं, करोड़ों बनाते हैं, उनको बनाने दें। अच्छे लगते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं। कुछ जो फीमेल एक्टर्स हैं आपकी, वो उनमें मैंने देखा कि दे आर वेरी अहेड ऑफ देयर टाइम। जो उनकी बात है, किसी का नाम याद आ रहा है आपको? ये जो आपकी जो बैडमिंटन कैप्टन थे आपके, उनकी बेटी जो हैं, क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। हाँ, कमाल है साहब, व्हाट एन अमेजिंग वुमन। एक आपकी वो हैं जो पौंडीचेरी से हैं, नाम भूल रहा हूँ, बुढ़ापा आ गया। देयर अमेजिंग वुमेन। मर्दों से ज़्यादा आपकी फीमेल स्टार्स आर मेक मोर सेंस फ्रॉम शर्मिला टैगोर राइट अप टू नाउ। उनको ज़्यादा समझ है। ये मेरे ख्याल हीरो कट में ही रहते हैं, हर आदमी दिलीप कुमार बनना चाहता है। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जो बॉलीवुड का रोल है हिंदुस्तान को एक रखने में, एक इंस्टीट्यूशन है, इसका सियासी रोल है। तारिक साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे खुलकर बात की, हर सवालों का बेफिक्री से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। चलो।